नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों हैं विशेष और इनके क्या हैं राजनीतिक मायने। विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीतीश और ममता ने क्या कहा, यह आपको हम विस्तार से बताएंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि आज हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं और साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। मोदी सरनेम मामले में अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मुकदमों में फंसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने राहत दे दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने मेगा प्रचार पर जोर दिया। पार्टी ने राज्य में 98 बड़े नेताओं, मंत्रियों की रैलियों, अन्य कार्यक्रमों को कराने का निर्णय लिया। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले सोमवार को बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इस थीम सॉन्ग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सॉन्ग का टाइटल दिया गया, होंडे पुकारते हैं अखिलेश। आइए चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को भी समझ लेते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक में तीनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता को मजबूत करने पर बात हुई। नीतीश बोले, दोनों के बीच अच्छी बातचीत रही है, जरूरत के अनुसार भविष्य में बाकी पार्टियों से भी हम बात करेंगे। वहीं ममता ने नीतीश के अनुरोध किया कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, तो विपक्ष बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग करे। ममता बनर्जी ने इस अवसर पर नीतीश और तेजस्वी से मिलने पर यह तो जरूर कहा कि बिहार में हम एक मेगा बड़ी मीटिंग करें विपक्षी दलों की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि बीजेपी जीरो हो जाए। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घड़वा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। इससे पहले 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे। मीटिंग के बाद नीतीश ने कहा था कि विपक्षी एकता को लेकर सकारात्मक हमारी बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ लाने का हमारा प्रयास है। दरअसल नीतीश शुरू से ही विपक्षी एकता की बात करते हैं। विपक्षी एकता की नीतीश की पहल को कांग्रेस भी जरूरी मानती है। इसके लिए कांग्रेस अब यूपीए को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है। कयास ये है कि कांग्रेस नीतीश को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने पर भी विचार कर रही है। और ये अब रुख महाराष्ट्र का करते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान से महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर प्रश्न खड़े हो गए। पवार ने कहा कि आज हम एमवीए का हिस्सा हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई। ऐसे में आज महाराष्ट्र में एमवीए है, लेकिन कल का पता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ में रहेंगे या नहीं, ये भी हम अभी नहीं कह सकते। शरद पवार इन दिनों जबरदस्त चर्चा में हैं। शरद पवार एमवीए का हिस्सा हैं, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ कर देते हैं, गौतम अडानी का बचाव कर देते हैं, जेपीसी की मांग को नकार देते हैं, अडानी उनके घर चले जाते हैं मिलने। अब उद्धव गुट कांग्रेस हैरान है कि आखिर शरद पवार कब क्या कर दें। अब उन्होंने एक और झटका उद्धव गुट को दिया है। आज हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं और साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है, तो मैं अभी आपको इसके बारे में कैसे बता सकता हूं। राज्य में महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई है। आज हम हैं,
लेकिन 2024 के चुनाव में हम साथ रहेंगे या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल राज्य में जो तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हुई है, उससे महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हो रहा है। जिन्हें ये तोड़फोड़ की राजनीति करनी है, वो ऐसी राजनीति करें। हम हमारी जो भूमिका हमें लेनी है, उसको लेंगे। शरद पवार के इस बयान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि 2024 में महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। संजय राउत ये बात कह रहे हैं, शरद पवार कुछ और। के साथ हम जाएंगे, एनसीपी के साथ रहेंगे, एनसीपी शिवसेना कांग्रेस के साथ रहेंगे और चुनाव एक साथ लड़े जाएंगे। एक बयान उन्होंने अजीत पवार को लेकर भी दिया था, ये कहा जा रहा है अजीत पवार को कोट किया, हालांकि इसका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो करते रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो क्या ये अजीत पवार को लेकर था या बीजेपी को इशारा कर रहे थे? क्योंकि ये बीजेपी को लेकर इशारा है। मैं मेरी जानकारी बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को तोड़ना चाहती है पूरे देश में। जो विपक्ष में मजबूत पार्टी है, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे तृणमूल हो, सभी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। उनके पास ओरिजिनल कुछ नहीं, सब कुछ डुप्लीकेट माल है उनके पास, सब चाइना का माल है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इससे पार्टी बनाकर आप अपनी विचारधारा जो है, जो आप नहीं बची है, वो आप कैसी सरकारें चलाएंगे? तो हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, संजय राउत कहते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार साहब बेहद अनुभवी नेता हैं, उनका जो वक्तव्य है वो महत्वपूर्ण है और वो जो भी कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया जब उनकी अपनी ही पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनके भतीजे अजीत पवार की नाराजगी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। खबरें ये भी हैं कि अजीत पार्टी से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने ऐसी किसी भी अटकलों से साफ इनकार किया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरनेम मामले में अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मुकदमों में फंसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने राहत दे दी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के विरुद्ध एमपी एमएलए अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में राहुल को 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश मिला था। अब उनके वकील की तरफ से अदालत में कहा गया कि इसी मामले में उन्हें सूरत कोर्ट द्वारा सजा हो चुकी है। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई के लिए 15 मई तक के लिए अब रोक लगा दी है। वकील ने पूरी जानकारी दी कि राहुल गांधी को आखिर किस तरह से राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ याचिका दाखिल करके और ये निवेदन किया गया था कि अभी अभी गुजरात के सूरत न्यायालय ने राहुल गांधी के उसी अपराध के लिए उन्हें सुनवाई के बाद सजा दे दी है। चूंकि अब उनको उसी अपराध के लिए सजा मिल चुकी है, इसलिए अब दोबारा पटना में उसी अपराध के लिए उनके ऊपर ट्रायल चलाना और उनको सजा देना जायज़ नहीं होगा। और इसी आधार पर उन लोगों ने अपने कोर्ट में गुहार लगाई थी और कहा कि अब इस मुकदमे को यहीं रोक दिया जाना चाहिए। तो आज काफ़ी ध्यान से न्यायालय ने सुना इसको और सुनने के पश्चात मुझसे कहा है कि आप इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। तो मैंने एक झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देकर कहा है कि राहुल गांधी की इसी तरह की एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। राहुल कर्नाटक चुनाव रैलियों में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो बीजेपी ओबीसी मुद्दे को भुनाकर सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। और आइए अब बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। पार्टी ने राज्य में 98 बड़े नेताओं मंत्रियों की रैलियां अन्य कार्यक्रमों का निर्णय लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कुटील ने कहा कि 25-26 को कर्नाटक के 224 क्षेत्रों में महाप्रचार अभियान है, जिसके तहत कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोड शोज, रैलियां, जनसभाएं, जनता से मिलने जुलने के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। जबरदस्त चुनाव प्रचार का प्लान बीजेपी का और प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील ने इसकी पूरी जानकारी दी। 25 और 26 तारीख को कर्नाटक के 224 विधानसभा क्षेत्रों में महाप्रचार अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में बीजेपी के 98 वरिष्ठ नेता और मंत्री भाग लेंगे। इस अभियान के तहत कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोड शोज, रैलियां, जनसभाएं और प्रदेश की आम जनता से मिलने जुलने के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं के दौरे राज्य के अलग अलग मंदिरों और महत्वपूर्ण स्थानों में भी होंगे।
इस अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और दूसरे अनेक नेता भाग लेंगे। हमारे इस अभियान का उद्देश्य कर्नाटक में लोगों को डबल इंजन सरकार के दौरान किए गए कामकाज से अवगत कराना है। उधर पीएम मोदी 29 अप्रैल को दौरा करेंगे राज्य का। अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेंगे। पीएम 3 मई को फिर से चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। अमित शाह ने सोमवार को कर्नाटक के चामराजनगर के गुंडलुपेट में रोड शो किया तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने बयान को लेकर एक बार फिर से बुरी तरह फंस गए। दरअसल सिद्धरमैया ने कहा था कि राज्य में पहले से ही लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार की जड़। इसके बाद बीजेपी सिद्धरमैया को आड़े हाथों ले रही है। सिद्धरमैया के बयान पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूर्व सीएम को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उनका ये कहना निंदनीय है कि पूरा लिंगायत समुदाय भ्रष्ट है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले सोमवार को बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इस सॉन्ग में अखिलेश यादव को केंद्र बिंदु बनाते हुए सॉन्ग का टाइटल दिया गया, हुंडे पुकारते हैं अखिलेश आई। गाने में यूपी के दंगों के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया गया। इतना ही नहीं बल्कि थीम सॉन्ग में अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का उद्धारक भी बताया गया। इस वीडियो में मुजफ्फरनगर के दंगों, मंचलों के हाथों में तमंचे, गुंडों के पलायन, गुंडा राज के लिए समाजवादी पार्टी के शासन को दोषी ठहराते हुए अखिलेश को नकली समाजवाद की मूरत बताया गया। बीजेपी के इस थीम सॉन्ग पर बीएसपी प्रवक्ता अमीक जमी ने पलटवार करते हुए कहा कि माफिया से चंदा लेकर साफ छवि की बात करना सीएम योगी बीजेपी को शोभा नहीं देता। बताना चाहिए था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने फ्लोर पे जब भी पूछा कि टॉप 10 माफियाओं की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब जारी करेंगे, आज तक जारी नहीं हुआ। मसला ये है कि जो प्रयागराज का पूरा कांड हुआ है उसके जिम्मेदार तो नंद गोपाल नंदी जैसे लोग हैं जो 5 करोड़ का क्या पता नहीं कितने करोड़ की बात है माफियाओं से चंदा लेते हैं। माफियाओं से भारतीय जनता पार्टी का चंदा लेने का पुराना इतिहास है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनावी वर्ष में सोमवार को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने अपने भाषण के दौरान इशारों में कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर विश्वास व्यक्त किया उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।